साइकोथेरेपिस्ट, जर्नलिस्ट, एक्टर, कॉमेडियन, ये सारी चीज़ों का इम्तिजाज कैसे हुआ? ये और लोग कौन है बाकी जो आए, जो दुनिया नहीं समझ सकती वो मैं समझ सकता हूँ। एक्टिंग करना मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। अब मैं एक्टर बनूंगा। अब बार एकदम से ऐसे किया कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने सुना एक्टिंग आपने छोड़ दी है। एक रिवायत है that boys have to be responsible for everything. So अपने ख्वाबों को थोड़ा खैराबाद कहना पड़ा। जर्नलिस्ट भी कहीं ना कहीं एक्टर होता है। आप चाहती हैं कि मैं उठवाया जाऊँ? मैं सारे कच्चे छट्टी खोल दूँ अपने एक्सपीरियंस के। आजकल तो हर कोई एनालिस्ट है। हाँ। आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है, आजकल हर कोई एक्टर है और हर कोई सेलिब्रिटी। मैं बचपन से ही एक ऐसा बंदा था जो सबको हंसाता है, जिसको शौक है कि वो तरह तरह की आवाज़ें निकाले, तरह तरह के एक्सप्रेशंस बनाए और वो लोगों को हंसाए, बेवकूफ़ बनाए। सब मुझे बहुत पसंद था। मुझे सिचुएशन देंगी, आप मुझे लोकेशन देंगी, कैरेक्टर देंगी, मैं उसी टाइम अनस्क्रिप्टेड आपके सामने कॉमेडी करूँगा। अबे लौंडी यार, वजूद तुम तो बिल्कुल खामोश बैठे हो। अबे रूशना, अबे तू तो मेरे से सवाल ही किए जा रही है। फर्ज करें मैंने आपको ही पैगाम पहुंचाना। ए बाजी, पैगाम लाया ताड़े लिए, चाहिए तानू? चाहिए। छेती छेती ले लो, फिर मैं उड़ना भी है, बहुत जगह जाना है, मुझे दाने चुगने। क्या हो गया, ये पैगाम ले ले। भी नौकरी करते और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो की लगता है सिक्किम में ट्रैवल करिए। बहुत मुश्किल है आजकल। अब तो 10 साल का 11-12 साल का बच्चा जिसके हाथ में टैब है, उनको भी मसाइल। साइकोथेरेपिस्ट के पास रेगुलरली जाएं। पाकिस्तान में सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। इनफैक्ट आई बिलीव कि हमारी यूथ को और कंफ्यूज कर रहा है। आजकल जो है ये फैंसी टर्म्स बन चुकी हैं, डिप्रेशन, न्यूरो डाइवर्जेंट, ADHD, ये सब फैंसी हो चुका है। जो आपके लिए डॉक्टर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको सुन सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। और आजकल हमने एक वर्ड सीखा हुआ है टॉक्सिक, कि वो टॉक्सिक है, मेरा टॉक्सिक है, मेरा दोस्त टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। ये एग्जैक्टली ये सारी 4-5 टर्म्स हमने सीख ली हैं और हम हर किसी को वो लेबल करते हैं। अब हमारे पास फोरम्स भी ज़्यादा हैं जिसमें हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो फूल आया है, उसका बंदा फूल आया तो मेरा बंदा फूल नहीं लेके आया, तो इसका मतलब है उससे मुझसे प्यार नहीं है। अपना बिजनेस भी तो चमकाना ना मुझे। I like it, no free tips, it's very good. अगर एक बंदा है जिसने वायलेंस फेस किया है और एक नॉन वायलेंस जिसने फेस किया है, उसे AI को समझ नहीं आएगी कि वो वायलेंस वाला है, वो नॉन वायलेंस वाला है। वो दोनों को एक ही टिप्स बताएगा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये कर लो, तुम ठीक हो। तेरा लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम व्यूअर्स को? कोई मैसेज नहीं, जिंदगी जी और कोशिश करें कि दूसरों को खुश रहने दें। देखा, फिर भी मैसेज दे दिया। मैंने भी यही कहा कि खुश रहें और खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे और बदलते मौसमों को एंजॉय कर रहे होंगे। बदलते मौसमों के साथ मैं ये बताती चलूँ कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपने शोबे को चेंज किया और मुझे हैरत है कि इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो कैसे काम कर रहे हैं। मतलब एट टाइम्स ये होता है कि चले आप जो है ना एक ही डोमेन में मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की तरफ ये जा रहे हैं वो टोटली अपोजिट हैं। साइकोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ साथ जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ एक्टिंग भी करते रहे और कॉमेडियन भी रह चुके हैं, जो कि बड़ी एक प्लस पॉइंट है। मुझे देख के लग नहीं रहा कि ये कॉमेडी करते होंगे, लेकिन ये तो हम इनसे शो के दौरान अगर कोई छोटा मोटा आपको हंसाने के लिए एक एक्ट करवा लें तो हमें आइडिया होगा कि इनकी कॉमेडी कितनी अच्छी है। और मैं तो वैसे ही मुस्कुराती रहती हूँ, तो मेरी हंसी से आपको आइडिया हो जाएगी कॉमेडी कितने मज़े की। और आप तो खैर, हम कोशिश करते हैं कि आपको भी हंसता मुस्कुराता रखें और हर चीज़ से अपडेटेड रखें, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो हमारी एक्टिंग वाली साइड है, चाहे ड्रामाज हैं, चाहे सोशल मीडिया है, हर चीज़ से हम आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमने आज ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जो ऑल इन ऑल हो, जिनको सब कुछ पता हो। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शहरियार शाहिद से। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपने जितना बड़ा तारुफ करा दिया, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि प्रेशर आ गया, अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं और आप सेम फील्ड से हैं, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा गुजारा कर लेंगे। बिल्कुल हाथ होला रखेंगे। अच्छा शहरियार, मुझे बताएं कि
साइकोथेरेपिस्ट, जर्नलिस्ट, एक्टर, कॉमेडियन, ये सारी चीज़ों का इम्तिजाज कैसे हुआ? ये और लोग कौन है बाकी जो आए हैं? अच्छा, मैं ही हूँ। आप भी हैं। तो ये मुझे भी नहीं समझ आता, कभी कभी हादसे हो जाते हैं, हादसे बताकर नहीं होते। बिल्कुल। सो वैसे बाय पैशन आई वुड से आई एम अ परफॉर्मर। आप मुझे एक्टर कह लें, आप मुझे कॉमेडियन कह लें। साइकोथेरेपी इज समथिंग जो मैं एंजॉय करता हूँ दिल से। मैं एक्चुअली मीडिया साइंसेस का स्टूडेंट था और विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लोगों के दुख सुख सुनने में बड़ा अच्छा हूँ। अरे वाह। मुझे लगा कि मैं ना लोगों को समझ सकता हूँ, उनको फील कर सकता हूँ, जो दुनिया नहीं समझ सकती वो मैं समझ सकता हूँ। पता नहीं ये क्या है। और एक फेज़ था, तो उससे फिर मैंने स्विच की फील्ड, बाकायदा एक्स्ट्रा मेहनत करके फील्ड स्विच की। और जहाँ तक जर्नलिज्म की बात है, ये एक हादसा था। दैट अब मैं अपने आप को एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट कहता हूँ, मैं कोई प्लान जर्नलिस्ट नहीं था। तो ये आपकी ना स्टोरी थोड़ी थोड़ी मेरे से मिलती जुलती है। व्हेन आई वाज डूइंग बैचलर्स, मतलब मैंने जब बैचलर्स का टेस्ट दिया तो मुझे ना साइकियाट्रिस्ट बनने का बड़ा शौक था। मतलब वो होता है ना कि आप लोगों की बातें सुनो, उनको अंडरस्टैंड करो। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं ना कर सकूँगी। इसलिए मैंने ना जर्नलिज्म की तरफ आई और अब मैं सुन लेती हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेरे साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, मेरे से बात करते हैं, वो कैपेसिटी है मेरे में कि मैं सुन लेती हूँ। तो ये अच्छी बात है। और वो आपकी और मेरी चीज़ें कहीं ना कहीं से मिलन है। बस एक कॉमेडी नहीं आती मुझे और एक्टिंग नहीं आती। वो सिखा देंगे आपको, कौन सा मसला। वो आहिस्ता आहिस्ता सीखनी पड़ेगी। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के एंड तक थोड़ी थोड़ी सीख जाऊंगी, मेरी शिष्य बन जाएंगी। हाँ। इनकी शागिर्द बन जाऊंगी। अच्छा शहरयार, मुझे बताइए, आपने कहा बाय चांस जर्नलिस्ट बने, उसकी तरफ तो मैं आऊँगी, लेकिन थोड़ा एक्टिंग की तरफ आऊँगी। एक्टिंग मुझे पर्सनली बड़ा मुश्किल काम लगता है। ठीक है, जब हम ड्रामाज देखते हैं सबको लगता है कि क्या आसान सा काम है, डायलॉग बोला और बस चलेगी। ठीक है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, किस तरीके से वो पूरा एक वेल प्लान्ड प्ले जो है वो हमारे सामने आते हैं, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। और एक्टिंग करना कितना मुश्किल है? ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे, एक्टिंग करना मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। सही। ये मुझे समझे इधर से आती है, दिल से। तो इट्स लाइक कि मैं जाता हूँ और बस कर देता हूँ। वो जैसे नहीं होते जो आपको काम बहुत पसंद होते हैं, वो आप बस कर देते हैं। तो एक्टिंग मुझे वैसी लगती है। और अगर मैं आपको मज़े की एक बात बताता चलूँ, दिस हैपेंड बैक इन व्हेन आई वाज इन 5th grade। तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा ना, हम सबसे पूछे बड़े होके क्या बनोगे। वो एक्सपेक्ट करे तो मैं बोलूँगा अब्बू मैं टीचर बनूंगा, अब्बू मैं पायलट बनूंगा। मैंने बोला अब्बा मैं एक्टर बनूंगा। अब्बा ने एकदम से ऐसे किया कि ये क्या कह रहे हैं, ये बड़ा अनयूजुअल प्रोफेशन इसने वो किया है। तो खैर मुझे उस वक्त से ही पता था कि मैंने ये जो है ये क्या कहते हैं इसको, अपने सर लेना है, ये इल्ज़ाम कि मैं एक्टर हूँ। सो एक्टिंग कोई मुश्किल नहीं लगती मुझे। एक्टिंग इज़ वेरी फन। डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाना मुश्किल होता है, बिल्कुल। जो हम स्क्रीन्स पे देखते हैं। एक्टर्स जो एकदम से एक्सप्रेशंस बदलते हैं, डायलॉग्स बदलते हैं, ये हमें बहुत इजी लग रहा होता है, लेकिन इधर टोटल चेंज हो रहा होता है बार बार। आप सोचें ना कि आप घर से बहुत खुश आई हैं, लेकिन आपका सीन ट्रैजिक है। आपने वो सारी खुशी, सारा हैप्पीनेस आंखों से निकाल के एक नए कैरेक्टर में जाना है, और वो पहनना है जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल चीज़ है। एग्जैक्टली इसी की तरफ आ रही थी कि देखें, एट टाइम्स आप बहुत खुश होते हैं लेकिन सेट पे आपको बहुत ज़्यादा रोना है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बड़े मॉड स्क्वाड हैं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक गांव की लड़की वाला या देहाती लड़के वाला हो, तो वो भी बड़ा मुश्किल काम है, उस सारी चीज़ को अडॉप्ट करना। और बुशरा अंसारी साहिबा के अक्सर एक चीज़ मुझे वो याद रहती है, वो कहती हैं कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर लेती हूँ तो मैं 1 महीना उसको घर में प्रैक्टिस करती हूँ, उसको जीती हूँ। 1 महीना मैं अपने घर में उस तरह से रहती हूँ, तो मुझे उसकी आदत होती है। एंड दैट्स व्हाई शी परफॉर्म्स आउटस्टैंडिंग एवरी टाइम। अच्छा, मैंने सुना है एक्टिंग आपने छोड़ दी है। जो चीज़ इतनी पसंद हो, जो बचपन का ख्वाब हो कि मुझे एक्टर बनना है, उसको छोड़ा क्यों? बस ये एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क का या हमारे सोसाइटी का, कि लड़कों से बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है। मसला नहीं है, एक रिवायत है दैट बॉयज़ हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी हैपेंड इन माई लाइफ, और घर का बड़ा बेटा, सो अपने ख्वाबों को थोड़ा खैराबाद कहना पड़ा। एंड ऑनेस्टली एक्टिंग में पैसा नहीं है बिल्कुल। स्टार्ट में जब आप स्ट्रगलर होते हैं, आई एम नथिंग, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी 1-2 ड्रामास किए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है। एंड बाय द वे आई डिड 6 years ऑफ थिएटर, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में थिएटर का उतना अभी
फाइनेंशियल मॉडल नहीं बना हुआ exactly. कि एक्टर्स अपने आप को सस्टेन करने के लिए थिएटर को एज अ प्रोफेशन देख सके. सो दिस वाज द मेजर पॉइंट जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि जहाँ से मुझे फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे तो मैं वहाँ पर अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करूँ जबकि मेरे पास टाइम कम है. क्योंकि मेरे फादर रिटायर हो रहे थे एंड ऑल द थिंग्स, आपको पता है लाइफ साथ साथ चलती है, लाइफ रुकती नहीं है, वो वेट नहीं करती. तो बस ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि मुझे अपने अब छोड़ा, आई वुड नॉट से छोड़ा, वो जो है ना वो फेज आया हुआ है जिसमें मैं थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है. लेकिन आप देखिएगा एक दिन मैंने सब बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के, जिस दिन दिमाग घूम गया ना सब छोड़ छाड़ के मैं अदाकारी की तरफ दोबारा एक्टिंग की तरफ. अच्छा, एक्टिंग छोड़ी तो एक्सीडेंटली इसलिए जर्नलिस्ट बने? बस ये मेरी बहुत दुख भरी कहानी है रुशना. रुशना जी, सहाफत जो है ना वो मेरे साथ हादसा हुआ. मैंने कुछ तो जॉब करनी थी, उससे पहले भी आई वाज वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस. फिर आई वाज फुल टाइम एक्टर एंड देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू गो बैक टू समथिंग सब्सटेंशियल. तो फिर उस टाइम मेरे पास जो ऑप्शंस खुली थी वो सहाफत के अलावा कुछ भी नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि वो एक छोटी सी CV भेजना जो है मुझे यहाँ तक ले आएगा. सही. शहरयार का समझते हैं कि जर्नलिस्ट भी कहीं ना कहीं एक्टर होता है. आप चाहती हैं कि मैं उठवाया जाऊँ? नहीं, यू आर वेरी राइट. आई टोटली 100% एग्री विद दैट. जर्नलिस्ट आर एक्टर्स होते हैं ना. देखिए, मुझे पर्सनली खुद फील होता है कि आप बहुत सारी सिचुएशंस जिसमें आप नहीं भी होते, आप उसको भी इमेजिन करते हो और उसको भी परफॉर्म कर रहे होते हो. तो ये भी एक परफॉर्म करने की वो है. आप चाहती मैं सारे कच्चे छट्टे खोल दूँ अपने एक्सपीरियंस के. ये आप परफॉर्म ही कर रहे होते हैं जी. परफॉर्म ही कर रहे हैं 100%. कोई एक मेमोरी शेयर करें एक्टिंग के टाइम से या फिर जर्नलिज्म के टाइम से. बहुत सारी मेमोरीज हैं. जर्नलिज्म में मैं नया था तो मुझे प्रेशर का नहीं पता था. जर्नलिज्म में यू डोंट हैव टाइम. आपके पास स्टोरी आई है, यू हैव 3 मिनट्स ब्रेक करनी होती है आपको. और मैं बड़े मज़े से बैठा होता था. तो एक दफ़ा एक स्टोरी थी, उसमें एक वो थे एक ओनर कहीं का चर्सी तिक्का एक है हमारा ना. तो उधर उसका कुछ हुआ था, केस हुआ था. तो मैंने, अब मेरे ऊपर प्रेशर आया, मैं अकेला था डेस्क पे और मुझे स्टोरी बनानी थी. तो मैंने गलती से चर्सी टिक्का को लिख दिया और स्टोरी पब्लिश कर दी. बाद में देखा तो चर्सी टक्का लिखा हुआ था. तो उसमें बहुत मुझे इतनी डांट पड़ी, ट्रोलिंग भी होती है, बहुत डांट पड़ी. अपने जो मैनेजर थे उन्होंने जो मुझे पकड़ के ऐसे धोया, फिर ऐसे धोया, फिर ऐसे निचोड़ा, फिर मरोड़ा. सो दैट वाज रियली फनी. ये देखें ना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ना. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूरा वो नैरेटिव ही बदल देती हैं. आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हो जाता है. तो और बिल्कुल आप ठीक, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जर्नलिज्म एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फील्ड है. बिल्कुल. ये आवाज़ है, ये उन लोगों की आवाज़ है जो बोल नहीं सकते. ये उन लोगों की एक आइडियोलॉजी है, कैरी करता है, जो लोग एक प्लेटफॉर्म नहीं रखते कि जहाँ पर वो बोल सके. तो इट्स अ वेरी वेरी सेक्रेड फील्ड आई थिंक. ठीक. शहरयार, आजकल जर्नलिज्म को कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत सारे जो सीनियर सियासतदान हैं उनके ये बयानात देखती हूँ कि जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास माइक है, वो आ जाता है, जर्नलिस्ट बन जाता है. ठीक है, क्या समझते हैं कि वाकई जर्नलिज्म में ये सब चल रहा है? और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट खुद लोग देखे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर डिग्रीज नहीं ली जर्नलिज्म की, वो आजकल जर्नलिज्म कर रहे हैं और जो डिग्रीज लेने वाले हैं उनसे ज़्यादा कामयाब है. वेल, अगर आप बात करें आजकल की तो आजकल तो हर कोई एनालिस्ट है. हाँ. आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है. आजकल हर कोई एक्टर है और हर कोई सेलिब्रिटी है. ऐसे ही. तो ट्रेंड्स आर चेंजिंग. और अब जिसके पास मोबाइल है उसे लगता है कि वो जो है किसी सियासतदान पे 2-4 बातें कह देगा और उसको व्यूज मिल भी जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. व्यूज मिल भी जाते हैं और जब व्यूज मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो साफी बन गए. और विच इज़ वेरी सैड. आई थिंक ये दिल बहुत इट्स वेरी पेनिंग फॉर मी टू सी दोस पीपल. समझते हैं कि जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं वो बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं. अगर मैं ये बोलूँ कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जो अचानक बहुत हाइप पकड़ लेती हैं, लेकिन एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद ही पता चलता है कि वो फेक न्यूज़ थी. और उसकी वजह से कितने लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. आई थिंक ये एक प्रॉपर मशीनरी होती है. जितना मैंने इस फील्ड के अंदर आया हूँ, वो गलती से नहीं फैलती फेक न्यूज़. दे आर पीपल जो इंतशार फैलाने वाले लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में से ही, जो कि डिजिटल अकाउंट्स रन कर रहे होते हैं
और वो प्रॉपरली एक लोग हायर होते हैं वहाँ पर, ऐसे ही और वो प्रोपेगेंडा, ये जो झूठी खबरें फैलाना अबाउट द स्टेट, अबाउट स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस, अबाउट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, वो एक्टिव होते हैं 24 घंटे और उनका काम ये होता है. सो ये मुझे एक खौफनाक बात थी फॉर मी टू एक्चुअली सी कि यहाँ पर सारे लोग डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है, फेक न्यूज़ जो फैलती है, जो हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे नज़र आती है, वो बाकायदा प्लान तरीके से फैलाई जाती है. और दिस इज़ वाई जर्नलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको काउंटर करने के लिए आपका नैरेटिव तैयार होना चाहिए ऑल द टाइम. एक काउंटर जो है वो बड़ा ज़रूरी है. एट टाइम्स लोग कहते हैं कि आप इसको ब्लॉक कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें. वो चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना डाइवर्स है बिल्कुल कि कहाँ से ब्लॉक करेंगे आप उन चीज़ों को, कहाँ से हटाएंगे. तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव का होना बड़ा ज़रूरी है. थोड़ा सीरियस हो गए हैं काफी सीरियस हो गए, मुझे हजम नहीं हो रहा था कि हम अब आते हैं थोड़ा कॉमेडी वाली साइड में. शायद यार कॉमेडी में किस तरह से आए? एक्टिंग थोड़ी सीरियस चीज़ है, जर्नलिज्म तो बहुत ही सीरियस चीज़ है, और साथ फिर एक्टिंग, तो किस तरह इनका बैलेंस आउट कर रहे हैं? सो कॉमेडी में बचपन से ही एक ऐसा बंदा था जो सबको हंसाता है, जिसको शौक है कि वो तरह तरह की आवाज़ें निकाले, तरह तरह के एक्सप्रेशंस बनाए और वो लोगों को हंसाए, बेवकूफ़ बनाए. सब मुझे बहुत पसंद था. वो जो जिसे कहते हैं ना भांड, बचपन से पैदाइशी, वो मैं हूँ जी, मैं हूँ. सो कॉमेडी में इस तरह आया कि पहले मैंने थिएटर किया, जैसे मैंने बताया, फॉर 6-7 ईयर्स. तो उसमें मैंने कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए और मुझे लगा कि मैं नेचुरली या तो ऐसे कैरेक्टर्स में अच्छा हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस का एक्सप्रेशन है, और या तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स में अच्छा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मैं टोटली डिफरेंट बन जाता हूँ. सही, टोटली डिफरेंट. और इसमें मेरी आइडियल हिना दिल पजीर जी हैं कि वो कैसे अपने आप को चेंज करती हैं. तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू की, और स्टैंड अप कॉमेडी मैंने फिर थोड़ी पॉज दे दिया कि मुझे लगा कि मैं एक खड़े होकर जोक सुनाना उतना पसंद नहीं कर पा रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहा. फिर मैं इम्प्रोव कॉमेडी में आया. सो इम्प्रोव कॉमेडी इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ टेकिंग ओवर. इम्प्रोव कॉमेडी क्या है? सो इम्प्रोव कॉमेडी में ये होता है कि आप मुझे सिचुएशन देंगी, आप मुझे लोकेशन देंगी, कैरेक्टर देंगी, मैं उसी टाइम अनस्क्रिप्टेड आपके सामने कॉमेडी करूँगा. और ये ग्रुप में होती है. ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़, बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन इसमें मज़ा भी बड़ा आता है. और इसमें ग्रुप में होता है. फॉर एग्जांपल हम 2 बंदे हैं और आप हमें सिचुएशन फॉर एग्जांपल देंगे, कब्रिस्तान में हैं आप, और आप दो परिंदे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो हम दोनों उसी टाइम परिंदे बन जाएंगे. और फिर आप अगर चेंज बोलेंगी तो हम सिचुएशन चेंज कर लेंगे. सो दैट इज़ इम्प्रोव, अनस्क्रिप्टेड. और इसके 2-2 घंटे के शोज होते हैं, और आई परफॉर्म विद माई टीम, और रेगुलरली आप करते हैं, आई एंजॉय इट अ लॉट. ज़बरदस्त. आपने कहा हिना दिल पजीर आपकी फेवरेट है, उनका कोई कैरेक्टर जिसको आप परफॉर्म करना चाहेंगे? बहुत सारे उनके कैरेक्टर्स, आई थिंक सारे. कुदूसी साहब की बेवा में जितने कैरेक्टर्स उन्होंने किए ना, अबे लौंडिया से लेकर सारे, उन रूह अफ़ज़ा से लेकर एवरीथिंग उनकी. आई थिंक उनको मैं तो टच भी नहीं कर सकता. उनके रूह अफ़ज़ा का कोई एक डायलॉग? बहुत सारे. ओके, उनका एक वो होता है, वदूद तुम तो बिल्कुल खामोश बैठे हो. वेरी नाइस. बिल्कुल उनको उनकी तरह मैं नहीं कर पा सकता. वदूद का कोई एक डायलॉग? वदूद अहमद. वदूद से ज्यादा उनकी जो वालिदा थी ना, उनका आवाज निकालने की बड़ी मैं प्रैक्टिस करता था. चलें, तो उनका डायलॉग हो जाए. अबे रूशना, अबे तू तो मेरे से सवाल ही किए जा रही है. मैं सवाल तो करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन सहाफ़ी का काम होता है सवाल बिल्कुल करना. बिल्कुल आप करें, बस खतरनाक क्वेश्चंस ना कीजिएगा. नहीं अभी तक तो मैंने हाथ हल्का रखा हुआ है, ढीले ऐसे ही रखिएगा. अच्छा शायद यार, अगर आपको ये बोला जाए, क्योंकि अब हम थोड़ा कॉमेडी की तरफ आए हैं, एक्टिंग की तरफ आए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम परफॉर्म भी करें उस चीज़ को. ठीक है जी. अगर जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि कहीं पे मुझे चिड़िया बना दिया जाए या इस तरह, तो अगर आपको एक कबूतर बना दिया जाए जिसने पैगाम पहुंचाना है, ठीक है, और बड़ा पैगाम ऐसे पहुंचाना है कि किसी को खबर ना हो, ठीक है, तो क्या सोचते हुए जाएंगे आप एक जगह से दूसरी जगह? एक जगह से, अब आप ये मुझे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड. जरूर. तो ये जो कबूतर है ना, ये पंजाबी है. सही. और ये जो है ना, ये बड़ा खुला डुला, ये नहीं डरता किसी से. ठीक है. तो ये आएगा, फर्ज करें मैंने आपको ही पैगाम पहुंचाना. ए बाजी, पैगाम लाया ਤੁਹਾਡੇ लिए, चाहिदा ਤੁਹਾਨੂੰ? चाहिदा. छेती छेती ले लो, फिर मैं उड़ना भी है, बहुत जगह जाना है, मैंने दाने चुगने हैं, क्या हो गया, ये पैगाम ले ले.
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕੀ में ट्रैवल करिए? बहुत मुश्किल है आजकल। कबूतर मॉडर्न है, अंग्रेजी भी आंदी चाहिए। हाँ थोड़ी सी आती है, सोशल मीडिया हम भी इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस, इट वाज गुड। अच्छा शहरयार, ये सारी चीज़ें तो एक कॉम्बिनेशन में, ठीक है, लेकिन इसमें आपका प्रोफेशन जो है वो थोड़ा साइड लाइन हो गया, हम उसको भी थोड़ा लेके आते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपिस्ट, कुछ लोगों को लगता है कि ये बड़ी मुश्किल फील्ड है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो शायद हम खुद भी आधे पागल होके निकलेंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, वो हज़रत अली का कॉल है कि जब आपको लगे कि आप खुद दुख में हैं तो आप दूसरों के दुख सुने ताकि आपको अपने दुख कम लगना शुरू हो जाए। तो फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग वो साइकोथेरेपिस्ट बन भी जाते हैं। तो आपकी क्या इसमें आइडियोलॉजी है कि साइकोथेरेपिस्ट बनना मुश्किल है, आसान है, या लोगों के दुख सुनना जो है वो आपको पसंद है? साइकोथेरेपी इज टफ फॉर द पीपल जो लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। सही, बड़ी आपको फिल्मी बात लग रही होगी बट दैट्स द ट्रूथ। और जो लोग, इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड मिथ, क्या जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो खुद भी पागल हो जाता है। इट्स नॉट द केस। सही, जितना आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं उतना आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझना शुरू हो जाते हैं। सही, और उतना आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको लेट गो करने में या मूव ऑन करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी इज़ अ टफ फील्ड। कोई भी उसको ऐसे नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसका पैशन ना हो। सही। तो और आजकल आपको पता है ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। आप देखें सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी जो नौजवान हैं उनको आप देखिए, नौजवानों को छोड़ें, आप बच्चों को देखें। हाँ, हर एज के लोग, हर एज के। एंड आई थिंक स्ट्रेस में है, सबके अपने अपने इश्यूज हैं। अब तो 10 साल का 11-12 साल का बच्चा जिसके हाथ में टैब है, जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है उस बच्चे का या बच्ची का, उनको भी मसाइल है। ठीक। अच्छा शहरियार, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, जैसे हमें कुछ लोग कहते हैं कि आपको आफ्टर एवरी 6 to 7 months फलाने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ठीक है। हर साल में एक बार आपको अपने फुल बॉडी टेस्ट्स करवाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका दिल ठीक से काम कर रहे हैं, गुर्दे ठीक हैं, बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं। क्या ये भी ज़रूरी है कि वंस इन अ ईयर जो है हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, या 6 महीने के बाद जाएँ, या सिर्फ जब हमें ज़रूरत है हम तभी जाएँ? साइकोथेरेपिस्ट के पास रेगुलरली जाएं क्योंकि हम सब के पास जो है ना कोई ऐसा ख़जाना मौजूद होता है यहाँ पर जो तंग कर रहा होता है। स्पेशली अभी मैं और आप घर जाएंगे, रात को आराम से लेटेंगे तो 600 किस्म के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, ये क्या, ये ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। और हमारे इंसानों के ना बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोग विक्टिम बनना पसंद करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा शौक होता है कि वो बर्बादी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं, हैबिचुअल लाइंग। तो इन सब चीज़ों का हल मौजूद है, एंड दैट इज़ विद प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने स्मोकिंग छोड़नी है, आपको अल्कोहलिज्म छोड़नी है, अल्कोहल छोड़नी है, आपको कुछ और अपने पैटर्न्स बदलने हैं, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके वालिदैन से नहीं बनती, आपके बहन भाइयों से नहीं बनती, आपके हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपके और कोई किसी किस्म के इश्यूज हैं, आपको साइकोथेरेपी ऑलवेज हेल्प्स। सही। कुछ अर्सा पहले हमें लगता था कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना ना एक गुनाह कबीरा समझा जाता था सोसाइटी में, ठीक है। क्या अब लगता है कि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें बदल गई हैं और अब हम जाना प्रेफर करते हैं और हम उसको एज अ टैबू नहीं कंसिडर करते? नहीं, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया इनफैक्ट आई बिलीव कि हमारी यूथ को और कंफ्यूज कर रहा है। आजकल नॉट आजकल बट काफ़ी अरसे से, जब मैं भी छोटा था तब से ही ये वर्ड्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, OCD, ये सब एक ट्रेंड और फैशन बन चुका है। ये अब नए बच्चों को, नए नौजवानों को ये एक वो लगता है कि लाइक अगर हम कहेंगे कि आई हैव ADHD, ओह गॉड आई हैव डिप्रेशन, तो वो कूल लगेगा। तो अब हमारी सोशल मीडिया जो है वो मिसगाइड कर रही है। तो अब तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये बताने की कि अगर आपको डिप्रेशन है भी या नहीं। अब डिप्रेशन क्या होता है, हमें लगता है कि हम डिप्रेशन में, बट एक्चुअली होता वो स्ट्रेस है। डिप्रेशन के 6-7 पॉइंट्स हैं, 6-7 क्राइटेरियाज हैं जिन पे आपको पूरा उतरना पड़ेगा।
लाइक डिप्रेशन तब डायग्नोज होता है जब आप 6 महीने से कुछ ऐसा ऐसा फील कर रहे हो, लोनलीनेस फील हो रही हो, आपको सुसाइडल आइडिएशन हो रही हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो, मूड खराब हो रहा हो, ये सब इतना बड़ा। आप वो किताब खोलें, देयर इज अ किताब बुक कॉल्ड DSM। DSM एक साइकोलॉजी की किताब है जिसमें सारे अमराज का जिक्र है और उनको तशखीस करने के सारे क्राइटेरियाज भी मौजूद हैं कि अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल हुए तो डिप्रेशन है, ये पॉइंट्स फुलफिल हुए तो एंजाइटी है। हम किसी से डायग्नोज करवाते भी नहीं है, हम अपने आप को कह देते हैं कि ओ जी मुझे डिप्रेशन है, जी मुझे एंजाइटी है, विच इज़ वेरी बैड। अच्छा, हमने इन सारी टर्म्स को मिक्स भी कर दिया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमें लगता है ये सारी एक जैसी चीजें। डिप्रेशन आप 7-8 महीने तक अगर आप कुछ चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें फील कर रहे हैं, कुछ एक अरसा है, कुछ ड्यूरेशन है, तब यू कैन से, और वो भी आप खुद नहीं कह सकते, आपको एक प्रोफेशनल डायग्नोज करेगा तो आप डिप्रेस्ड हैं। अदरवाइज जो डेली की टेंशन होती हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस, जो थोड़े थोड़े होती है। तो इन सबको मिक्स कर दिया गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेरी वेल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि आप सुने लोगों को, आप उनसे बातचीत करें, आप उनके मसाइल को डिस्कस करें। क्या लगता है कि हमारे पास वक्त के साथ साथ चीज़ें ज़्यादा सामने आना शुरू हो गई, या हम वक्त के साथ साथ ओवर सेंसिटिव हो गए? क्योंकि ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लोग पहले भी इसको बर्दाश्त कर रहे थे। क्या अब ये चीज़ें सामने आई हैं तो इसलिए हमें फील होना शुरू हो गई, या अब हमारी जनरेशन वाकई ओवर सेंसिटिव हो गई? आई वुड नॉट से कि देयर इज नो टर्म लाइक ओवर सेंसिटिव। सही। एवरी ह्यूमन बीइंग, अल्लाह मियां ने हर इंसान को सेंसिटिव बनाया। ठीक। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन हम यही कहते हैं ना कि वो फील करता है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई फील कर रहा है, अगर कोई समझ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। आप पुराने ज़मानों से देखें, हम अपने इस्लामिक हिस्ट्री को देख लें, तो उसमें हमारे प्रॉफिट्स की कहानियों में सब जज्बात रखते थे, सबको तकलीफ़ होती थी, सब रोते थे। तो इसका मतलब है कि हर इंसान सेंसिटिव है। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अब हम अवेयर हो गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट किस डायरेक्शन में हम अवेयर हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपको मैंने बताया कि आजकल जो है ये फैंसी टर्म्स बन चुकी हैं, डिप्रेशन, न्यूरोडाइवर्जेंट, ADHD, ये सब फैंसी हो चुका है। अब लोग जो हैं को हमने मिसयूज करना शुरू कर बहुत ज़्यादा, दुकान चमकाने के लिए बहुत सारे लोग। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं मोबाइल उठाते हैं और वो डिप्रेशन पे लेक्चर दे रहे होते हैं। एक एक्ट्रेस है हमारी, रेशम है, आई रियली लाइक हर वर्क, बट वो ये कहती है डिप्रेशन कुछ नहीं होता, जिस पे मुझे बहुत हंसी आई थी। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये जो है ना बस अपने रब से दूरी है, और ये ऐसा है वैसा है। तो विच वाज क्वाइट फनी टू मी कि आप इतने बड़े ओहदे पर होकर आपको इतने लोग देखते हैं, और आप जो है वो लोगों की इतनी स्ट्रगल्स को डिसमिस कर रहे हैं, विच वाज वेरी वेरी सैड फॉर मी। तो अच्छा, हाँ, हमारे लोग ना खुद से साइकोथेरेपिस्ट भी बनते हैं ना, हर इंसान को शौक है साइकोथेरेपिस्ट बनने का, ठीक है। आप सुने ज़रूर, लेकिन आप अगले को ये ज़रूर बताएं कि आपको प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है। ऐसे ही। अब मेरे साथ शायद कोई दोस्त बैठेगा, मैं उसका प्रॉब्लम सुन तो लूँगी, मैं उसको कुछ टाइम के लिए मे बी काउंसिल भी कर सकूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसको ये भी ज़रूर बताऊँगी कि आप जाएँ प्रॉपर डॉक्टर के पास, क्योंकि जो आपके लिए डॉक्टर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको सुन सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। शहरयार, मुझे ये बताएं कि ओवर थिंकिंग जो है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? और मैं हर इंसान को देखती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें। शायद सोशल मीडिया की वजह से भी हम सोचते हैं। मैं पिछले दिनों भी एक पॉडकास्ट में डिस्कस कर रही थी कि मेरा और शायद मेरे पेरेंट्स का, या मेरे बहन भाइयों का, या मेरे हस्बैंड का, हमारे रिलेशन बड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखूंगी तो मुझे वो चीज़ बड़ी इफेक्ट करेगी। ये हमारे बहुत सारे लोगों को आजकल इफेक्ट कर भी रही है कि अच्छा वो रेगुलर फूल नहीं लेके आता तो ही डजंट लव मी। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे डांट दिया तो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे डिसऑन कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बहन भाइयों ने ये बात कर दिया है, इनको तो मेरी फीलिंग्स का पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग हम सोशल मीडिया की वजह से कर रहे हैं, या फिर ये इटसेल्फ भी जो है ना एक डिजीज़ है, या मैं बोलूँगी कि ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है? बड़ी आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। और आजकल हमने एक वर्ड सीखा हुआ है टॉक्सिक, कि वो टॉक्सिक है, मेरा अब्बा टॉक्सिक है, मेरा दोस्त टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, ये एग्जैक्टली ये सारी 4-5 टर्म्स हमने सीख ली हैं और हम हर किसी को वो लेबल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ओवर थिंकिंग हैज़ ऑलवेज बीन देयर, लेकिन अब ज़्यादा इस वजह से होती है, हमेशा से ज़्यादा होती है। अब हमारे पास फोरम्स भी ज़्यादा हैं जिसमें हम दूसरों को
दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो फूल लाया है, उसका बंदा फूल लाया तो मेरा बंदा फूल नहीं लेके आया, तो इसका मतलब है उससे मुझसे प्यार नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, अपनी कैपेसिटी में करता है। बिल्कुल। हर कोई अगर आपके लिए वो फूल नहीं ला रहा तो वो आपके लिए शायद घर में खाना बना ले। हो सकता है कि वो आपके लिए ज्यादा कुछ और चीजें ले आए, आपको ज्यादा टाइम, आपकी छोटी छोटी चीज बर्दाश्त कर, एग्जैक्टली आपको कुछ ना कह के भी आपको नॉर्मल फील करा। बिल्कुल। तो ओवर थिंकिंग वो एक डिफेंस की सूरत में भी आती है। ओवर थिंकिंग अब डिपेंड करता है, हर किसी की ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। कुछ लोगों की खौफ से आ रही होती है, कुछ लोगों को वैसे ही शौक होता है कि सिनेरियोज बनाने का रात को, कि अच्छा अगर मैं जो हूँ एक्सीडेंट में मर जाऊँ तो फिर मेरे जो है वाला बंदा रोएगा, ये वाला बंदा रोएगा। हम सब करते हैं ऐसा। या अगर मैं ये बन जाऊं तो वो उसको क्या लगेगा। सो ऐसे ये सब जो है कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ रुशना, मैं साइकोडायनेमिक काउंसलर हूँ। सही। साइकोडायनेमिक काउंसलर वो होता है जो कि आपके बचपन को स्टडी करता है। कहीं ना कहीं जो आपने पपेट देखा है, पपेट ऐसे ऐसे चल रहा होता है। हम इंसान जो है ना अपने चाइल्डहुड के पपेट्स हैं। जितने हमारे बिहेवियर्स हैं, जितने हमारे फियर्स हैं, सब कुछ उसकी तारे सब हमारे बचपन से जुड़ी हुई हैं। वेरी ट्रू। और एज अ थेरेपिस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं आपके बचपन को प्रेजेंट में लाके उसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के साथ आई हैं तो प्रॉब्लम पे काम करने से कुछ नहीं होगा। उसकी तारे कहाँ से जुड़ रही हैं, सोर्स क्या है। अगर मैं सोर्स को फिक्स कर दूंगा तो आपका बिहेवियर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और यही एक टर्मिनोलॉजी मैंने सोशल मीडिया पे एक और भी सीखी थी, चाइल्डहुड ट्रॉमास। यस। उनको अगर बेहतर कर लिया जाए, बेहतर तो नहीं हो सकते क्योंकि जो चीज़ गुजर गई वो गुजर गई, लेकिन उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उससे निकाला जा सकता है। ओवर थिंकिंग से कैसे निकला जाए, हाउ टू ओवरकम इट? सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग में आप डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और सेकंड, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को यहाँ पर कहूँगा, अपना साइकोलॉजिस्ट खुद नहीं बनना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरे सवाल को ही मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दिया। और इंटरनेट पे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। नो फ्री टिप्स। यस। नहीं आप आए कभी? अब मैं नहीं जा रही भाई। अपना बिजनेस भी तो चमकाना ना मुझे। आई लाइक इट। नो फ्री टिप्स, इट्स वेरी गुड। शहरयार, हेल्दी लाइफ के लिए क्या 2 से 3 फॉर्मूलाज होने चाहिए? हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के लिए। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए तो मुझे खुद नहीं पता, मैं आप बड़ा दुखी हैं। अपने ही गम बड़े ने की करिए। तो हेल्दी लाइफ के लिए आई वुड से कि अकाउंटेबिलिटी लेना सीखिए। अगर आप कहीं गलत हैं उसको माने कि मैं गलत हूँ। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये कहते रहते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुम ऐसे हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन जब हमें कोई कहता है कि तुम भी तो ऐसे हो, हम वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम कैसे कर सकते हैं, मुझे ये कहा इसने। तो अपने आप को आराम से, कुछ नहीं होता, बैठ जाए, इंसान है, गलतियाँ होती हैं। हम सब कहीं ना कहीं हम खता के पुतले हैं। हम लोग अब अगर आप बैठें, अपने आप को सोचें कि यार कहीं ना कहीं मैंने गलती की हुई, सिंसियरली अपने आप से बात करके अगर गलती एक्सेप्ट कर लें तो यकीन करें कि हमें जो है ना अंदर जो कुड़ते रहते हैं ना वो ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग जो हर टाइम ये लगे रहते हैं ना कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, हमारा दोस्त ऐसा है वैसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादती कभी कभी हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और जब हमें कोई कहता है कि तुम ज़्यादती कर रहे हो तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। अपनी अदालत लगाना सीखें। अपनी, जब कोई हमें कुछ बात पता चलती है, हो सकता है कि अगला बंदा गलत भी कह रहा हो, आपकी गलती ना हो, अपनी अदालत लगा लेना, अपने आप से पूछ लें। और आप अपना आप से आप झूठ नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं आपको जेहन में आ रहा होगा, पता होता है। और जब आपको पता होता है, अदालत कहती है कि आप गलत हो, फिर आप और ऊंचा बोलते हो कि मैं गलत नहीं हूँ। यू नो, एक वो डिफेंस आता है कि अपने आप को बचाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ। सो अकाउंटेबिलिटी लेना सीखें। वेरी नाइस। अपने आप को जब आप गलत कह लेते हैं तो फिर अपने बिहेवियर से उसको प्रूफ भी करें। बिल्कुल, कि मैंने अपनी गलती मान ली, अब मैं इसको बेहतर करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हमें लगता है कि हम गलत हैं तो हम वो उसको कवर करने के लिए और झूठ बोल रहे और होते ऊपर हैं, से और आते हैं, ऊपर से आ रहे होते हैं हम।
तो इसको भी एक वर्ड है गैस लाइटिंग, तो इसको गैस लाइटिंग कहा जाता है। ये भी मैंने सोशल मीडिया पे सुना ये होगा। बहुत सारी चीजें मुझे सोशल मीडिया से Very पता nice, चल रही very nice. लेकिन इन्होंने कहा है कि अब सोशल मीडिया पे आपने एतबार नहीं करना, तो मैंने मजीद वर्ड्स सोशल मीडिया से अपने ही और ये जो फ्री टिप्स वो जो टिप्स आती है ना चैट जीपीटी आपको बताता है, आजकल लोग चैट जीपीटी को भी थेरेपिस्ट बना के बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना पिछले दिनों एक शख्स ने चैट जीपीटी की वजह से सुसाइड कर लिया। ऐसा ही है, बात करते करते इतनी आगे पहुंच गए कि सुसाइड कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एआई जो है वो हमें हमारे प्रॉब्लम्स समझ मतलब बता सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है कि आपको ये इशू हो सकता है, ये इशू हो सकता है, वेबसाइट से उठा के मटेरियल हमें दे सकता है, लेकिन वो आपको आपकी स्पेसिफिक नीड्स को केटर नहीं कर सकता। वो जेनेरिक है, वो सबके लिए वही होगा, और वो इंटरनेट से डाटा इकट्ठा कर रहा है तो आपको कुछ भी देगा। बिल्कुल। एक वायलेंस का जो है वो, अगर एक बंदा है जिसने वायलेंस फेस किया है और एक नॉन वायलेंस जिसने फेस किया है, उसे एआई को समझ नहीं आएगी कि वो वायलेंस वाला है, वो नॉन वायलेंस वाला है। वो दोनों को एक ही टिप्स बताएगा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये कर लो, तुम ठीक हो। तो दिस इज वेरी हार्मफुल। और इसलिए तो इंसान देखें अशरफुल मखलूकात है ना, सही क्योंकि बात वो ही है। अंडरस्टैंड कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। शहरयार, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम व्यूअर्स को? कोई मैसेज नहीं है, जिंदगी जिए। जियो और जीने दो। ये मैसेज देख के ना हम लोग जो है ना, मैं भी मैसेज वाला पार्ट आता है ना कोई, मैं आगे कर देता हूँ भाई ये तो ज्ञान देना शुरू कर देगा बंदा। तो कोई मैसेज नहीं है, जिंदगी जिए, खुश रहें, और कोशिश करें कि दूसरों को भी खुश रहने दें। देखा, फिर भी मैसेज दे दिया। मैंने भी यही कहा कि खुश रहें और खुश रहने दें। लेकिन मैसेज कोई नहीं है भाई, जिंदगी जिए, अपने अपने तर्ज से जिंदगी देखें। बहुत खूब शहरयार, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। एंड इन्हीं की बात से ख़त्म करूंगी कि जियो और जीने दो। जैसे आपका दिल करता है, जैसे आप जिस चीज़ में खुश हैं, आप उस तरीके से जिएं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आपकी खुशी कहीं दूसरों के लिए जहमत ना बन रही हो, और वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किस तरीके से आप दूसरे के लिए जहमत बन सकते हैं। तो खुश रहें, खुश रहने दें, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बहुत सारा ख्याल रखें। TSR के एक नई एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।